नमस्ते, मैं प्रदीप धलेट। आज हम स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। स्वरों के बारे में पढ़ने से पहले आइए जानते हैं भाषा का अर्थ और उसकी परिभाषा को। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा की परिभाषा यहाँ पर मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं भाषा की परिभाषा को। भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को स्वयं समझ सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अगर हम बात करते हैं भाषा की सार्थक इकाई की, तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। सार्थक से हमारा अभिप्राय ऐसे वाक्य से है जिस वाक्य का कोई अर्थ हो। अगर किसी वाक्य का कोई अर्थ बन रहा है तो वो वाक्य सार्थक है। उदाहरण के लिए, जैसे राम फल खाता है, यह वाक्य सार्थक वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य से यह बात स्पष्ट हो रही है कि जो राम है वह फल खाता है। अगर हम बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई की, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो चलिए वर्ण को भी समझते हैं। उदाहरण के लिए हम इसी वाक्य को लेंगे, राम फल खाता है। इस वाक्य में अगर हम राम की बात करें तो राम एक शब्द है, ये दो अक्षर से मिलकर बना है। पहला अक्षर है रा, दूसरा है मो। अगर हम इसमें वर्ण की बात करें तो जो राम है यह 4 वर्ण से मिलकर बना है। हलंत र, आ, हलंत म प्लस अ। जब हम इसमें र प्लस आ को मिलाएंगे तो ये रा बनेगा और ये एक अक्षर बनेगा। जब हम म प्लस अ को मिलाएंगे तो ये म बनेगा और एक अक्षर बनेगा। और जब हम रा प्लस म को मिलाएंगे तब ये राम बनेगा। इसी तरह से आगे फल, खाता है, ये शब्द भी वर्ण के संयोग से ही बने हैं। और जहाँ पर बहुत सारे वर्ण हों तो उस वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला को 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। तो आज हम स्वर के बारे में ही पढ़ेंगे। स्वर की परिभाषा: जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा में पहले ही स्पष्ट किया गया है कि स्वर में वो वर्ण आएंगे जिनका उच्चारण हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से करेंगे, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र होगा। हिंदी में स्वर की संख्या री को जोड़ करके 11 मानी जाती है। जो 11 स्वर है उनका उच्चारण इस प्रकार से है: अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह 11 स्वर है। स्वरों में जो ध्यान देने योग्य बात है वो यह है कि जो री स्वर है, री स्वर का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। अब आप बोलेंगे कि ये तत्सम क्या होते हैं, तो चलिए थोड़ा सा तत्सम के बारे में जान लेते हैं। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। इस प्रकार से तत्सम का अर्थ हुआ उसके समान। अब किसके समान? ये समान है संस्कृत के। तत्सम की परिभाषा देते फिर इसको स्पष्ट करेंगे। संस्कृत के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जो शब्द ज्यों के त्यों संस्कृत से हिंदी में लिए गए उन शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। उनमें थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ, और जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ऋण, जो यह ऋण शब्द है यह संस्कृत का शब्द है और इस शब्द को संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में लिया गया है। अगला है ऋतु, ऋषि आदि। तो ये सारे शब्द तत्सम शब्द हैं। जो स्वरों के अंत में हम अंग और अह का उच्चारण करते हैं इन्हें अयोग वर्ण कहते हैं। अयोग वर्ण इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि यह न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि यह स्वर क्यों नहीं है? यह स्वर इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण वैसे ही किया जाता है जैसे व्यंजनों का किया जाता है। व्यंजनों का उच्चारण कैसे किया जाता है? व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है स्वरों की सहायता से। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि फिर इन्हें व्यंजनों के साथ रखा जाना चाहिए। आपका ये सोचना भी सही है, लेकिन हम इनको व्यंजन के साथ भी नहीं रख सकते क्योंकि यह व्यंजन भी नहीं है। यह व्यंजन इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है और उन्हीं की तरह लिखने में भी इनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। बात स्पष्ट है, ये लेखन की दृष्टि से तो स्वर है और उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं, इसलिए इन्हें अयोग कहते हैं। लेकिन फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं
इसलिए इनको अयोग वाह कहते हैं। जो ये अंग है, अंग को हम अनुस्वार और अह को हम विसर्ग भी कहते हैं। और अंग की जो मात्रा है वो यह एक विंदी है, और अह की जो मात्रा है यह इस तरह से दो विंदी है, जिसको हम विसर्ग कहते हैं। अब बात करते हैं स्वरों की भेद की। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के तीन भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। पहले स्वरों के तीनों भेदों की परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा को पढ़ने के बाद ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर को उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। परिभाषा को पहले इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की जो परिभाषा है वो एक दूसरे के संयोग से ही बनी है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले ह्रस्व स्वर की परिभाषा। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता हो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अब समझते हैं कि ये ह्रस्व क्या है और ये दीर्घ क्या है। देखिए, जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे तो स्वरों में कुछ वर्ण ऐसे होंगे जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगेगा, और कुछ वर्ण ऐसे होंगे जिनका उच्चारण करते समय अधिक समय लगेगा। तो जिसमें तो लगेगा कम समय वो होगा आपका ह्रस्व स्वर, जिसमें लगेगा ह्रस्व से ज्यादा समय वो होगा दीर्घ स्वर, और जिसमें दीर्घ से भी ज्यादा समय लगेगा वो होगा प्लुत स्वर। तो चलिए इन 11 स्वरों का उच्चारण करते हैं और समझते हैं कि किसमें ज्यादा समय लग रहा है और किसमें कम समय लग रहा है। जैसे अ कम समय लगा, अ से ज्यादा लगा तो ज्यादा लगा तो दीर्घ, कम लगा तो ह्रस्व। ई कम समय, ई ज्यादा समय। उ कम समय, उ ज्यादा समय। री ह्रस्व है। ए, ऐ, ओ, औ इसमें समय ज्यादा लग रहा है तो यह दीर्घ स्वर है। एक बार फिर देखिए, अ, ई, उ, री यह ह्रस्व स्वर है, और आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ यह दीर्घ स्वर है। मुख्य रूप से तो स्वर के ये दो ही भेद माने जाते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, क्योंकि जो ये तीसरा भेद है प्लुत स्वर, इसका उच्चारण अब कम हो रहा है, लेकिन अभी हो रहा है, इसलिए अभी हम स्वर के तीन भेद ही मानेंगे। इसका उच्चारण गांव में अधिक रूप में देखने को मिलता है। अब जो ये प्लुत स्वर है इसको भी उदाहरण देके स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से इसका प्रयोग है अभी भी हो रहा है। तो एक बार फिर परिभाषा को देखते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और एक इसकी अन्य परिभाषा है, जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अब तिगुना समय कैसे, अभी समझाते हैं। जो ह्रस्व स्वर है उसमें सबसे कम समय लगता है, और जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, और जो ये प्लुत स्वर है वो ह्रस्व से तिगुना समय लगता है। उदाहरण के लिए हम ओम का उच्चारण करते हैं। अगर हम ओम को एक शब्द मानेंगे तो यह ओ प्लस म से बना है तो ये ओम हो गया। लेकिन जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओ की ध्वनि को थोड़ा लंबा खींचते हैं, जैसे ओम, तो यहाँ पर ओ के उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगा, तो ज्यादा समय लगा तो यह प्लुत का उदाहरण है। अब एक उदाहरण और देते हैं जो गांव में अधिकतर देखने को मिलता है। मान लीजिए आपका कोई भाई बहन माता पिता कोई भी है, वो आपसे बहुत दूरी पर खड़े हैं और आपने उन तक अपनी आवाज पहुंचानी है, आपने उनको अपने पास बुलाना है, या कोई ऐसी बात है जो उन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, तो आपको जोर से बोलना पड़ेगा, इतना जोर से कि उन तक बात को पहुंचाई जा सके। उदाहरण के लिए जिसके सामने आपने बात पहुंचानी है उनका नाम राम है और उस राम का ध्यान आपकी तरफ नहीं है, तो जब आप उसको आवाज लगाएंगे तो जो उसके नाम का जो पहला अक्षर है उस अक्षर को आपको लंबा खींचना पड़ेगा। कैसे? आपको इस तरह से खींचना पड़ेगा, राम। तो जहां पर दीर्घ स्वर से अधिक समय लगेगा उसे हम प्लुत स्वर कहेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो प्लुत स्वर है इसका प्रयोग अभी भी गांव में हो रहा है, और इसके साथ साथ नाटक में भी प्लुत स्वर का प्रयोग अभी किया जा रहा है। इसलिए स्वर के तीन भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उम्मीद करता हूं
कि आपको पूरा ना सही तो थोड़ा सा तो समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।